नमस्कार, वेलकम टू ए के ऑर्गेनिक। तो आज की इस वीडियो में हम जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, इवन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स या सॉलिबिलिटी ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन वाटर, उनकी स्टेबिलिटी और विस्कोसिटी हो। इन सब चीज़ों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं उसमें है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड से रिलेटेड और सॉल्युबिलिटी ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन वाटर, इनसे रिलेटेड जो है यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं। तो सबसे पहले मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो अल्कोहल्स होते हैं ना, उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कोरस्पॉन्डिंग थायो अल्कोहल्स एंड कोरस्पॉन्डिंग ईथर्स। ऐसा क्यों होता है? जैसे इथेनॉल का केस है, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन। अगर इथेनॉल में ही ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये थायोल ग्रुप से हम रिप्लेस कर दें, तब उसका मॉलिक्यूल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 310 केल्विन। और सेम कोरस्पॉन्डिंग अगर हम डाई मिथाइल ईथर लेते हैं, मतलब कोरस्पॉन्डिंग ईथर जो है डाई मिथाइल ईथर होगा, उसका जो होता है 249 केल्विन। तो क्यों हो रहा है कि अल्कोहल्स का जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू दिस थायो अल्कोहल एंड दिस ईथर? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं, जब मैं इथेनॉल की बात कर रहा हूँ, सो बेसिकली इथेनॉल में जो है वेरियस मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं बिटवीन वेरियस मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। ठीक है, तो इसमें जो है इथेनॉल के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन इस थायो अल्कोहल के केस में, थायोल के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि सल्फर जो है एक तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऊपर से इसका साइज जो है वो स्मॉल होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता। इसके साथ साथ जो डाइमिथाइल ईथर है इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो ये जो है डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की तरह प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हें मेल्ट और बॉयल करने के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत होती है एज कंपेयर टू दिस अल्कोहल। तो इस वजह से जो है अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है थायो अल्कोहल और कोरस्पॉन्डिंग ईथर से ज़्यादा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही अगर हम एन प्रोपाइल की बात करें, एन मतलब नॉर्मल की बात हो रही है लीनियर मॉलिक्यूल की, तो इसमें है प्रोपेनॉल है, कोरस्पॉन्डिंग थायो अल्कोहल है और कोरस्पॉन्डिंग ईथर है। तो इस केस में भी देखो, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 370, इसका है 340 एंड 282.9 केल्विन। तो इस केस में भी जो अल्कोहल है इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे ज़्यादा होता है। अब देखो इनके बीच में ऑब्वियसली मैंने बताया अल्कोहल में जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जितना इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट होगा उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इस केस में देखो हमारे पास है इथेनॉल, सेकंड है इथाइलिन ग्लाइकोल और थर्ड है ग्लिसरॉल। तो देखो जितने ज़्यादा हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे उतने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट होगा। तो इसमें एक है, तो इसमें यहाँ से एक मॉलिक्यूल से ही ये जो है नेक्स्ट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। इस केस में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इस केस में 3 है। तो इस केस में जो एक्सटेंट है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो ज़्यादा है as compared to this followed by this। so basically सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका 563 केल्विन, देन इसका इथाइलिन ग्लाइकोल का 470 एंड देन लास्ट में 351 केल्विन फॉर इथेनॉल। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ बताया था आपको यहाँ पे, तो सेम चीज़ देखो यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल का केस है, एक OH को मैंने OCH3, बेसिकली ये ईथर पार्ट हो गया हमारे पास, और जब जो है दोनों को ही ईथर पार्ट बना दे तो ये मॉलिक्यूल आपके पास आ जाएगा। तो इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसमें एक्सटेंट जो होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो ज़्यादा होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा इन तीनों में से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका 470 केल्विन, फॉलोड बाय दिस 398 एंड फॉलोड बाय दिस 357 केल्विन, इसका सबसे कम। नेक्स्ट ऐसे ही हम कंपेयर कर सकते हैं वाटर और इथेनॉल के केस में। तो वाटर का जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, हमें पता है, ठीक है, और इथेनॉल का जो होता है 78 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में 373 केल्विन फॉर वाटर, 351 केल्विन फॉर इथेनॉल। तो ये जो है वाटर के केस में एक्सटेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इथेनॉल। तो इसमें ये रीज़न आ जाएगा। अब जब हम बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो हमें ये जो है प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो टर्शियरी अमीन से ज़्यादा होता है। इसका क्या रीज़न है? तो देखो जैसे ये प्राइमरी के केस में मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई हुई है, ठीक है, एक यहाँ R जो है एक अल्काइल या अराइल ग्रुप हो सकता है। तो ये है प्राइमरी, बेसिकली NH2 है तो प्राइमरी ग्रुप हो गए। तो प्राइमरी अल्कीन के केस में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। सेकेंडरी के केस में क्या होगा, 2 R ग्रुप आ जाएंगे,
एक H फिर भी रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। लेकिन टर्शियरी अमीन के केस में जो होता है कोई भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच नहीं होता, क्योंकि तीनों जो है अल्काइल या अराइल पार्ट होते हैं। तो क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती 3 डिग्री अमीन्स में, मतलब टर्शियरी अमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इस वजह से इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं डिस्क्रीट होते हैं और उन्होंने कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मेल्ट होने के लिए या बॉयल होने के लिए। इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन का ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू टर्शियरी अमीन, क्योंकि टर्शियरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, प्राइमरी और सेकेंडरी में होती है। अब देखो, जब हम मॉलिक्यूलर मास यानी कि अगर हम एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन को कंपेयर करें, कौन से मॉलिक्यूल लेने हैं हमें, जिनका कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास हो। यानी कि यहाँ देखो मैंने इथेनॉल लिया, मॉलिक्यूलर मास 46, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड मॉलिक्यूलर मास 46 एंड यहाँ पे इथाइलअमीन इसका मॉलिक्यूलर मास 45। यानी कि मैंने अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन ऐसे लिए हैं जिनका कंपेरेबल या सिमिलर मॉलिक्यूलर मास हो। तो इस केसेस में क्या होता है कि इन दोनों का यानी कि अल्कोहल का और कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जो है अमीन से ज़्यादा होता है, कोरस्पॉन्डिंग अमीन से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वीडियो में बताया था कि जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हो। तो इन दोनों केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब मैं इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ या फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस केस में ये जो इथाइलअमीन के मॉलिक्यूल्स है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल्स जो है स्ट्रॉन्गली बाउंड होते हैं, इस वजह से उन्हें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है टू बॉयल। तो इस वजह से जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कोरस्पॉन्डिंग अमीन। तो जब भी हम कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन को कंपेयर करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अल्कोहल का और कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग अमीन से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही 351 इसका 374, लेकिन इस केस में जो कोरस्पॉन्डिंग अमीन है उसका कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, जब भी आपके पास कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हमेशा जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना उसमें एसोसिएशन होगी मॉलिक्यूल की। ठीक है, जितनी ज़्यादा एसोसिएशन होगी उन्हें उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हमें बॉयल करने के लिए या मेल्ट करने के लिए। तो जिसमें भी जिन मॉलिक्यूल्स में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच इन्वॉल्व इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इस केस में देखते हैं कि इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। और इस केस में ये है पैरानाइट्रोफिनोल, इस केस में इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं है। सो बेसिकली इस मॉलिक्यूल में है इंटरमॉलिक्यूलर और इसमें है इंट्रामॉलिक्यूलर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इसमें देखो इसका 387 केल्विन है बॉइलिंग पॉइंट और इसका है 317 केल्विन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी, बेसिकली ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी HO ऐसे। ठीक है, इसी का ही नेक्स्ट मॉलिक्यूल इसके साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और विद इन द सेम मॉलिक्यूलर वो होगी इंट्रामॉलिक्यूलर। सिमिलर केस है इस केस में जिसमें सैलिसिलिक एसिड है और ये है पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इसमें जो है इंट्रामॉलिक्यूलर है, इसमें जो है इंट्रामॉलिक्यूलर पॉसिबल नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर होगी। और इंटरमॉलिक्यूलर होगी तो आप कैसे वैसे दिखा सकते हैं इसे OH ऐसे दिखा सकते हैं। तो इस यहाँ पे जो है यहाँ पे आएगा H एंड दिस ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस यहाँ जो है इंटरमॉलिक्यूलर है, यहाँ इंट्रामॉलिक्यूलर है, इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट 487 केल्विन, इसका 431 केल्विन। सिमिलर केस यहाँ पर जब हम कैटेकोल की बात करते हैं इसमें है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं जहाँ पे पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन है ये, तो इस केस में जो है
इंट्रामोलिकुलर पॉसिबल नहीं है, इंटरमोलिकुलर होती है, इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है 442 केल्विन एज कम्पेयर टू दिस 377 केल्विन। इस केस में देखो ऑर्थोक्लोरोफिनोल है, इस केस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस केस में जो है जहाँ पैराक्लोरोफिनोल है इसमें इंटरमोलिकुलर होगी, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा और इसका जो है कम होता है, इंट्रामोलिकुलर में कम होता है। तो अब ये देखो एक चीज़ और कि जब भी हम इंट्रामोलिकुलर की बात करते हैं, मतलब कि ये देखो कि हमारे पास ये बेंजीन है, अगर दो ग्रुप ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हो, जहाँ भी हमने इंट्रामोलिकुलर की बात किया वहाँ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स हैं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो ऑर्थो ऑर्थो, ठीक है। तो इनमें जो है स्टेबल रिंग की फॉर्मेशन होती है। अब मेटा, जब हम मेटा की बात करते हैं या पैरा की बात करते हैं, मेटा सब्स्टिट्यूटेड या पैरा सब्स्टिट्यूटेड, उस केस में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि एक तो जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो प्लेनैरिटी चाहिए वो अचीव नहीं हो पाती, तो रिंग की फॉर्मेशन नहीं हो पाती। तो बाद में तो हम फिर स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि अगर वो स्टेबल हो तब जो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लेकिन इस केस में जब और मेटा और पैरा पे हो तब जो है इंटरमोलिकुलर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेफर करता है मॉलिक्यूल। तो जितने भी मेटा और पैरा सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल्स होंगे उन केसेस में जो है आप देख सकते हो कि उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल्स। तो क्योंकि उनमें जो है मेटा और पैरा के केस में होगी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड के केस में जहाँ भी पॉसिबल हो वहाँ होगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इस वजह से ये वाले। तो अब बात करते हैं हम सॉल्युबिलिटी ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन वाटर। अब वाटर सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो फर्स्ट 11th क्वेश्चन क्या है कि अल्कोहल्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट एल्केन्स और एल्काइंस जो है इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। क्यों? क्योंकि अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं वाटर के साथ। देखो जितनी ज़्यादा कोई मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वाटर के साथ, वो उतना ही ज़्यादा सोल्यूबल होगा वाटर में। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें प्रिवेंशन हो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो वो या तो इनसोल्यूबल होगा या फिर स्पेरिंगली सोल्यूबल होगा, वो कुछ हद तक सोल्यूबल होगा वाटर में। तो वो डिपेंड कर सकता है। तो अब इस केस में तो है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए सोल्यूबल होते हैं, इनमें नहीं होती, ये नहीं करते वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए इनसोल्यूबल होते हैं। अब देखो हमने बोला अल्कोहल सोल्यूबल होते हैं, बट नॉट ऑल अल्कोहल्स आर इक्वली सोल्यूबल। अगर मैं मेथनॉल की बात करूं, इथेनॉल की बात करूं, प्रोपेनॉल की बात करूं, तो ये सोल्यूबल है वाटर में। लेकिन हायर अल्कोहल्स की जब हम बात करते हैं, जैसे C4 हो, मतलब कार्बन एटम 4 हो या 4 से ज़्यादा कार्बन एटम्स हों, उस तरह के अल्कोहल जो हैं, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है कार्बन चेन की, वैसे वैसे इन अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि जैसे जैसे कार्बन लेंथ का साइज इंक्रीज करता है, मॉलिक्यूलर मास तो इंक्रीज करता ही है, इसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन पार्ट इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसे रेजिस्ट करना शुरू कर देता है वो हाइड्रोकार्बन पार्ट। इसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है, एक्सटेंट कम हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इस वजह से जब भी हम लोअर मेंबर से हायर मेंबर की तरफ शिफ्ट होते हैं अल्कोहल्स में, मतलब कि ब्यूटेनॉल पे जाते हैं या 5 कार्बन एटम्स पे जाते हैं अल्कोहल्स के केस में, तब जो है ये सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में इन अल्कोहल्स की डिक्रीज करती है, ठीक है, ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जितने भी हैं अल्कोहल्स की हम बात करते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो या डाईहाइड्रिक हो। मोनोहाइड्रिक में इथेनॉल हो गया, डाईहाइड्रिक में जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में। फिनोल, एरोमेटिक अल्कोहल्स की बात करें, फिनोल है, कैटेकोल है, या फिर पायरागेलोल की बात करते हैं हम, जो कि ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, वो ये सब जो है सॉल्युबल होते हैं बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इनमें, ठीक है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। बट जब हम अमीन्स की बात करते हैं तब उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन के केस में क्या होता है? देखो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन में जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, यानी हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच होता है, तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उस वजह से प्राइमरी और सेकेंडरी जो है सोल्यूबल होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी अमीन सोल्यूबल होते हैं वाटर में। लेकिन टर्शरी अमीन का क्या होता है? टर्शरी अमीन के केस में भी जो है, देखो यहाँ मैं लिखता हूँ कि टर्शरी अमीन का जैसे ये केस ले लिया मैंने, ट्राईमिथाइल अमीन ले लिया मैंने, तो यहाँ भी अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, क्यों नहीं करेगा? ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, डेल्टा नेगेटिव, ये कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्जेस आएंगे,
ठीक है, ये डेल्टा नेगेटिव और इसके बाद डेल्टा पॉजिटिव, तो ये इंटरेक्शन यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी टर्शियरी में भी, लेकिन फिर भी ये जो है बहुत कम सोल्यूबल होते हैं। अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं ट्राईमिथाइल अमीन की, तो इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में होती है 34%। तो इसके जब ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, तब इस केस में जो है सॉल्युबिलिटी इतनी कम कैसे है एज कंपेयर टू प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन। ये है कि जो अमीन टर्शियरी अमीन होते हैं, जैसे ये है ट्राईमिथाइल अमीन है, इसमें जो होता है ये जो मिथाइल ग्रुप्स हैं इनकी स्टेरिक रिपल्शन की वजह से ये जो एक्सटेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो कम होता है, एक्सटेंट कम होता है, इस वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी भी वाटर में कम होती है। ऑल्दो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, स्टिल जो है कम होती है। लेकिन अगर जो है किसी वजह से इस स्टेरिक रिपल्शन को मिनिमाइज कर दिया जाए, कैसे कि ये जो है हमने इस साइड रिंग बना दिया, ठीक है, जैसे ये पिरिडीन का केस है, ठीक है, तो बेसिकली स्टेरिक पार्ट एक साइड रहेगा, ना कि इस केस में। इस केस में तो पिरामिडल इन्वर्जन भी होता रहता है ना, तो इस केस में ऐसा नहीं है, वो एक साइड स्टेरिक पार्ट हो गया, तो सेकंड जो है इस साइड से ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, ठीक है, वाटर के साथ। तो अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी देखें तो ये जो है हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, पिरिडीन, ठीक है। तो जिस भी केस में अगर वो साइक्लिक पार्ट है, नाइट्रोजन जो है साइक्लिक पार्ट में है, वो जो है सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वहाँ स्टेरिक रिपल्शन फैक्टर जो है मिनिमाइज कर देते हैं उस रिंग की वजह से। तो इस वजह से जो है इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है और इसकी सॉल्युबिलिटी ये हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। अब एक चीज़ और ध्यान रखो, जैसा कि मैंने बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के केस में आपको बताया था कि जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये जितनी ज़्यादा इंक्रीज करेगी, जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी कंपाउंड की वाटर में। अब इंटरमॉलिक्यूलर यानी एक तो आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा क्या हो गया, वाटर हो गया। जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। लेकिन जब हम इंट्रामॉलिक्यूलर की बात कर रहे हैं तो मतलब विद इन द मॉलिक्यूल जो है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो वाटर के साथ वो नहीं बना पा रहा, तो जो है सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज करेगी उसकी वाटर में, ठीक है। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि इनमें से सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी वाटर में, तो देखो अब कि इसमें जो है इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में। लेकिन पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा के केस में मैंने आपको बताया था इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इंटरमॉलिक्यूलर बेसिकली किसकी होगी, वाटर की होगी यहाँ, ठीक है, यहाँ जो है वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जहाँ इंटरमॉलिक्यूलर है वहाँ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी वाटर में, क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। इंट्रामॉलिक्यूलर में विद इन द मॉलिक्यूल है तो वो वाटर के साथ नहीं बना रहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। सेम फैक्टर हमारा मेल्टिंग पॉइंट में था। तो इस चीज़ को मेल्टिंग पॉइंट के जो कॉन्सेप्ट था उसे भी यूज़ करके हम इन दोनों को सेपरेट इजीली कर सकते हैं। जिसका बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट की बात की थी, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा, तो हम स्टीम डिस्टिलेशन से भी बहुत से कंपाउंड को जो है सेपरेट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि रिलेटेड है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स से। सो जैसे कि मैं एसिड्स में बताता हूँ कि जब भी आपको स्ट्रेंथ देखनी है किसी एसिड की, आप उसका कॉन्जुगेट बेस बना ले, पर्टिकुलर कॉरस्पॉन्डिंग एनायन बना ले उसका, तब उसकी स्टेबिलिटी चेक करें। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका कॉन्जुगेट बेस, वो एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा। तो इस केस में देखना है हमें, एक बेंजोइक एसिड है, एक सैलिसिलिक एसिड है, इन दोनों में से कौन स्ट्रोंगर एसिड है। तो इसका बनाओ एक, इस केस में बनेगा हमारे पास ये, सॉरी, ठीक है। और नेक्स्ट केस में सैलिसिलिक एसिड वाले केस में हमारे पास बनेगा, तो इसमें देखो स्टेबिलिटी के फैक्टर्स, इसमें जो क्लियर कट दिख रहा है, इसमें जो क्लियर कट दिख रहा है वो है चिलेशन, ये देखो, ठीक है। बेसिकली ये स्टेबलाइज है बाय चिलेशन, लेकिन इसमें ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, तो ये स्टेबल है, तो बेसिकली ये जो है स्ट्रॉन्गर एसिड होगा देन दिस। ऐसी एनिसिक एसिड, हम इससे एनिसिक एसिड से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। एनिसिक एसिड में होगा क्या, बेसिकली ये एनिसिक एसिड है, इसका आप कॉन्जुगेट बेस बना लो, उसमें भी स्टेबिलिटी नहीं होगी चिलेशन से, लेकिन इसमें है। सो बेसिकली ये इससे भी स्ट्रॉन्ग है एसिड और ये जो है इससे भी स्ट्रॉन्ग है। अब कंपेयर करें तो ये जो है सैलिसिलिक एसिड, इससे बेंजोइक एसिड से वो 17 टाइम स्ट्रॉन्गर है,
17 टाइम्स, और एनिसिक एसिड से कंपेयर करें तो 13 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ये सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अब डिपेंड करता है जितना ज़्यादा चिलेशन होगा कॉन्जुगेट बेस में उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी और वो इतनी जल्दी बनना चाहेगा, तो यानी कि वो जो है स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्ग जो है एसिड होगा। तो इस केस में देखो, इस केस में अगर मैं इस कंपाउंड का यानी कि 2,6 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाऊं, तो इसमें बनेगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, राइट, प्रोटॉन जो है निकाल दिया यहाँ से HOH। तो यहाँ कंप्लीट देखो चिलेशन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लियरली दिख रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो हम चिलेशन वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ इस फैक्टर को आप रिवर्स भी दिखा सकते हो, इसे कैसे कि ये जो है आप ऐसे इक्विलिब्रियम में इसकी एक और स्ट्रक्चर बना सकते हो। क्या बनेगी वो, यहाँ जो है C डबल बॉन्ड O इस साइड है, यहाँ पे O नेगेटिव है, यहाँ पे OH और यहाँ भी हाइड्रोक्सी ग्रुप, राइट। आप इसे दिखा सकते हो, इस साइड भी दिखा सकते हो ऐसे, बेसिकली स्टेबलाइज बाय चिलेशन। तो इसमें जो है एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी हैं, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो अगर इसको इससे कंपेयर करें, सैलिसिलिक एसिड से इसको कंपेयर करें, तो ये जो एसिड है ये 800 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, 800 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन सैलिसिलिक एसिड इवन। ठीक है, तो ये फैक्टर आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये वाला हो गया। अब अगर कंपेयर करें हम मैलिक एसिड और फ्यूमरिक एसिड को, तो बोला जाता है कि मैलिक एसिड इज अ मच स्ट्रॉन्गर एसिड देन फ्यूमरिक एसिड। क्यों? तो आप क्या पता करना हो आपको, तो आप जो है इसका कॉन्जुगेट बेस बना लो। कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो इसका कॉन्जुगेट बेस जब हम बनाएंगे, देखो मैं मैलिक एसिड का बना रहा हूं पहले, ये बनेगा CH डबल बॉन्ड CH O नेगेटिव एंड C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और इसका बनाए अगर हम फ्यूमरिक एसिड का, तो ये बनेगा CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड C डबल बॉन्ड OH। तो देखो दोनों में से एक एक प्रोटॉन निकाला है। तो इस केस में देखो मैलिक एसिड से मैंने इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया, तो इसमें देखो स्टेबिलिटी फैक्टर है चिलेशन, लेकिन इस केस में कोई भी ऐसा स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं है कॉन्जुगेट बेस में। तो इस वजह से जो है मैलिक एसिड इज अ मच स्ट्रॉन्गर एसिड देन फ्यूमरिक एसिड। ठीक है, इसमें कोई ऐसा फैक्टर नहीं है। और इसके साथ साथ इसमें जो है अगर सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करें कि एक और प्रोटॉन को हमें निकालना है, तो इसे हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस सिस्टम को एज कंपेयर टू दिस सिस्टम। क्यों? क्योंकि अब ये चिलेशन से स्टेबलाइज है, स्टेबल है, तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि प्रोटॉन निकले। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चंस रिलेटेड टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें हमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन करे, वाटर सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड से रिलेटेड। आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब AK ऑर्गेनिक। तो मिलते हैं केमिस्ट्री की आने वाली नई वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ।